नमस्कार, स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा था उपभोग फलन, तो उससे संबंधित हम कुछ परिकल्पनाओं की यहाँ पर बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे निरपेक्ष आय परिकल्पना। इसमें ऐसा है कि अर्थशास्त्रियों ने अल्पकालीन और दीर्घकालीन कुल आय तथा उपभोग के मध्य संबंध के विरोधाभास को व्यक्त करने के लिए विभिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। ठीक है, उन परिकल्पनाओं में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी है वो परिकल्पनाएं। निरपेक्ष आय परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना, स्थायी आय परिकल्पना और जीवन चक्र आय परिकल्पना। यहाँ पर देखिए कि दीर्घकाल में कुल उपभोग एवं कुल आय के मध्य अनुपातिक संबंध होता है। ठीक है, दीर्घकाल में कुल उपभोग और कुल, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है अच्छे से कि दीर्घकाल में कुल उपभोग और कुल आय के मध्य अनुपातिक संबंध होता है। ठीक है, ये जब आगे मैं समझाऊंगा इसे पूरा विस्तार पूर्वक तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और अल्पकाल में यह संबंध होता है गैर अनुपातिक। गैर अनुपातिक से क्या अर्थ है, जब ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, निरपेक्ष आय परिकल्पना आज हम पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे निरपेक्ष आय परिकल्पना। तो इसके अंदर देखिए इसका जो जनक है वो किन्स हैं। ठीक है, किन्स ने अपनी जो पुस्तक है दी जनरल थ्योरी उसके अंदर, ठीक है, इसके बारे में बात की थी। इसके बाद में स्मिथीज है और टोबिन ने इसका विश्लेषण किया था। किन्स के अनुसार आय बढ़ने के साथ उपभोग भी बढ़ता है। आय बढ़ने के साथ उपभोग भी बढ़ता है, किंतु आय की वृद्धि से कम। यही क्या है, यही गैर अनुपातिक संबंध है। यानी कि जिस अनुपात के साथ आय बढ़ती है उसी अनुपात के साथ उपभोग नहीं बढ़ता। ठीक है, उसी अनुपात के साथ उपभोग नहीं बढ़ता है। अगर आय जिस अनुपात में बढ़ता है उपभोग भी उसी अनुपात में बढ़े तो ये तो अनुपातिक संबंध हो गया। लेकिन आय जिस अनुपात में बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है। जो आय है, ठीक है, आय की वृद्धि से जो है उपभोग में कम वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि आय 100 रुपये आय होने पर इस 100 रुपये में से 80 रुपये उपभोग है। ठीक है, 80 उपभोग है। तो जब आय बढ़कर अगर 200 रुपये हो जाती है, आय बढ़कर 200 रुपये हो जाती है तो उपभोग यहाँ पर आता है 140 रुपये। ठीक है, 140। अब यहाँ पर देखिए जब 100 रुपये आई थी तो उपभोग 80, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस देखें तो 20 का। अब देखिए आय में कितने का अंतर हुआ है, यहाँ पर आय में अंतर हुआ है 100 का। आय में तो अंतर 100 का हुआ है, लेकिन उपभोग में कितने का अंतर आ गया, उपभोग में जो है 60 का अंतर है। उपभोग में 60 का अंतर है, यानी कि यहाँ पर तो 80 का था, यहाँ पर 60 का। यानी कि जिस अनुपात में आय बढ़ी है उससे कम अनुपात में जो उपभोग में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, गैर अनुपातिक संबंध है। अब इसके अंतर्गत है क्या कि यहाँ पर वास्तविक उपभोग व्यय जो है वो वास्तविक आय का स्थिर फलन होता है। ये बात आपने ध्यान में इसमें रखनी है। और यहाँ पर बात करें कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जो है, निरपेक्ष आय परिकल्पना की जब हम बात करते हैं तो उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। और इसका मूल्य है वो जो 0 से 1 के बीच में रहता है। इसका मूल्य 0 से 1 के बीच में रहता है। अब यहाँ पर बात करें कि अल्पकालीन उपभोग फलन कौन सा होता है, तो C बराबर A प्लस BY। ठीक है, जो आय एवं उपभोग के गैर अनुपातिक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आगे कि दीर्घकालीन उपभोग फलन आय एवं उपभोग के मध्य अनुपातिक संबंध को दर्शाता है। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कि जो अल्पकालीन उपभोग फलन है वो गैर अनुपातिक संबंध को बताता है, और जो दीर्घकालीन उपभोग फलन है वो आय और उपभोग के मध्य जो अनुपातिक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इस परिकल्पना के अनुसार उपभोग निरपेक्ष आय के स्तर पर निर्भर करता है। उपभोग किस पर निर्भर करता है, निरपेक्ष आय के स्तर पर निर्भर करता है। और अतः जो उपभोग और आय के बीच कैसा संबंध होता है, गैर अनुपातिक संबंध होता है। अब यहाँ पर हम अल्पकालीन उपभोग फलन और दीर्घकालीन उपभोग फलन का गणितीय समीकरण देखते हैं। तो अल्पकालीन उपभोग फलन क्या है,
सी बराबर ए प्लस बी वाई, सी बराबर ए प्लस बी वाई। यहाँ पर बी से क्या अर्थ लिया गया है, बी से अर्थ लिया गया है एनपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या रहती है, 0 से 1 के बीच में जो है इसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, जो दीर्घकालीन उपभोग फलन है, दीर्घकालीन उपभोग फलन है वो होता है सी बराबर बी वाई, सी बराबर बी वाई। ठीक है, और अल्पकाल में ये बात ध्यान में रखिएगा, अल्पकाल में जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अल्पकाल में जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति उससे ज़्यादा होती है, एमपीसी से एपीसी ज़्यादा होती है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं स्मिथिज व जेम्स टोबिन के अनुसार अल्पकालीन उपभोग फलन धीरे धीरे दीर्घकालीन उपभोग फलन की ओर विवर्तित होता है। यहाँ टोबिन और ये स्मिथिज है, इनका कहना था कि जो अल्पकालीन उपभोग फलन है वो धीरे धीरे किस तरफ जाता है, किस तरफ विवर्तित होता है, दीर्घकालीन उपभोग फलन की ओर विवर्तित होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो विवर्तन है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विवर्तन अपवहन या ड्रिफ्ट कहलाती है। ये कंडीशन विवर्तन अपवहन या ड्रिफ्ट कहलाती है। भी हमने पढ़ा है कि जो अल्पकालीन उपभोग फलन है वो धीरे धीरे दीर्घकालीन उपभोग फलन की ओर विवर्तित होता है, ऊपर की ओर विवर्तित होता है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो उपभोग फलन है उसके जो है ऊपर की ओर विवर्तित होने के कारण क्या है। सबसे पहले कारण तो है जनसंख्या का पलायन करना, जनसंख्या का पलायन करना। तो यहाँ पर देखिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का शहरी क्षेत्र की ओर, ठीक है, पलायन करना, ठीक है, इससे क्या है, एक मैं यहाँ पे बात समझाता हूँ कि इससे जो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों का आय स्तर है वो शहरी लोगों की तुलना में जो कम उपभोग और अधिक बचत करते हैं। ठीक है, अतः जनसंख्या का शहरों की ओर विवर्तन या पलायन कुल उपभोग फलन को ऊपर की ओर विवर्तित करता है। इसके बाद में नंबर 2, जनसंख्या के आयु बंटन में परिवर्तन होना। यहाँ पर इसका अर्थ समझिए, यानी कि आयु के आधार पर जनसंख्या की संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कैसे, जैसे जनसंख्या में जैसे वृद्ध लोग आ गए, बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो उपभोग तो करते हैं, उपभोग तो वो करते हैं, लेकिन आय निर्माण में उनका योगदान नहीं होता है, पर्याप्त योगदान जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसके फल स्वरूप क्या होता है, कुल आय और जो कुल उपभोग का अनुपात बढ़ गया है, जिससे कुल उपभोग फलन, ठीक है, वो उसमें जो परिवर्तन है वो ऊपर की ओर होगा। इसके बाद में थर्ड है इसमें आय के समान वितरण के कारण, आय में समान वितरण होने के कारण। देखिए, आय का समान वितरण होने के कारण निम्न वर्ग की आय में वृद्धि होती है, तो परिणाम स्वरूप उनकी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, इस प्रकार परिसंपत्ति स्वामियों की परिसंपत्ति में वृद्धि होने के कारण आय का अधिक अनुपात उपभोग पर व्यय करने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप समय के व्यतीत होने के कारण उपभोग फलन जो है वो ऊपर की ओर विवर्तित होता है। इसके बाद में आवश्यक वस्तुएं, देखिए ऐसी बहुत सारी अनेक वस्तुएं होती हैं जो एक उपभोक्ता के लिए, ठीक है, आवश्यक होती है। तो इन आवश्यक वस्तुओं के कारण जो है वो उपभोग फलन है वो ऊपर की ओर खिसकता है। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा सा इसका रेखा चित्र देखते हैं। यहाँ पर ये सारे जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, SRC F1 2 3 ये अल्पकालीन उपभोग फलन है, ठीक है, को दर्शा रहे हैं। और ये सारे मैंने आपको ऊपर आपको बता ही दिए, अल्पकालीन उपभोग फलन कौन सा है, दीर्घकालीन उपभोग फलन कौन सा है, तो आप इसे थोड़ा सा देख लेना। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे सापेक्ष आय परिकल्पना की। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बता दूँ आपको कि ये जो SRC F1 है 2 3 है, ये जो क्या है, ये आय एवं उपभोग का वास्तविक संबंध दर्शाने वाले उपभोग फलन है। ठीक है, जिनके आधार पर ये जो संबंध है वो गैर अनुपातिक दिखाई देता है। ठीक है, तो बाकी आप थोड़ा सा इसको देख लेना। तो इसके बाद में आगे क्लास में हम बात करेंगे सापेक्ष आय परिकल्पना की।
तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।